रिकॉर्डिंग का मैसेज कर, स्क्रीन शेयर कर। यस मैम। कॉस्ट शीट का 2 क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, वो हम लोग करेंगे तो आज वो कंप्लीट हो जाएगा। जो कि मैंने बोला था बहुत बड़ा है क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 3 देखो एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो उतने मार्क को कैरी नहीं करेगा जितने मार्क का एक कॉस्ट शीट हमारा आ सकता है। फिर भी है एक मतलब पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है बोल सकते तो हम लोग कर लेते, बट एग्जाम में सारा चीज नहीं आएगा, यहाँ से कोई भी एडजस्टमेंट आ सकता है, लेकिन इतना बड़ा पूरा डेटा नहीं आ सकता है, क्योंकि फिर एक क्वेश्चन कम से कम 20 मार्क्स का होना चाहिए, बट वो तो होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अभी हम लोग कॉस्ट शीट करेंगे ना, तो यहाँ पर जब हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करेंगे तो हमें कैसे करना पड़ेगा। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकालेंगे, जैसे निकालते हैं उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे। यहाँ पर 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा आएगा, वो हम जस्ट रफली लिख के बता देते हैं। तो हम लोग के पास आ जाता है ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट बोल सकते हैं। फिर ओपनिंग क्लोजिंग WIP को एडजस्ट करते हुए हमें मिल जाएगा नेट फैक्ट्री कॉस्ट। तो ओपनिंग WIP और लेस क्लोजिंग WIP, ये करने से आ जाएगा हम लोग का नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन में क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, मतलब प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए अगर हम लोग कोई कॉस्ट बियर करें कि क्वालिटी मेंटेन हो रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए अगर हम लोग कोई कॉस्ट बियर करें, उसे बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। तो वो कॉस्ट फैक्ट्री के बाद ही लगता है, लॉजिक भी है, क्योंकि प्रोडक्ट बन के रेडी होगा उसके बाद ही ना हम लोग कुछ क्वालिटी कंट्रोल का बात सोचेंगे। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये भी प्रोसेस मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड, ठीक है। तो रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट अगर क्वेश्चन में रहा तो वो भी ऐड हो जाएगा। फिर ऐड कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड विथ, इसमें भी हम लोगों ने 2 पार्ट देखा था, ये तो पहले ही बता दिया था मैंने। रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, एक होता है प्रोडक्शन से रिलेटेड, एक होता है प्रोडक्शन से नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर लेस हो जाएगा अगर किसी तरीके का क्रेडिट मिल रहा है हमें फॉर रिकवरीज, मतलब कुछ भी स्क्रैप वगैरह बेच के अगर हमें कोई रिकवरी मिल रहा है, तो जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं मिसलेनियस इनकम। ये अगर रहा तो ये लिखना पड़ेगा। फिर ऐड हो सकता है पैकिंग कॉस्ट, प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट अगर कुछ है तो जिसको बोलते हैं प्राइमरी पैकिंग। अगर सेकेंडरी हुआ वो तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, क्योंकि वो चीजों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। और इसके बाद हम लोग का निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे ना उसमें एक्चुअली हम लोग का ये सब पॉइंट है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो फिर ऐसा लगेगा कि पता नहीं ये हमारा कहाँ पर आएगा, तो इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है, कि इस तरीके से इसका मतलब किस कौन से डेटा के बाद कौन सा डेटा होगा वो मैंने बता दिया। तो नॉर्मल जैसे प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करके फैक्ट्री कॉस्ट निकलता है, फिर ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करके नेट फैक्ट्री कॉस्ट निकलता है। फिर उसके बाद अगर कोई क्वालिटी कंट्रोल खर्चा हमारा दिया हुआ है तो उसे हम लोग बोलेंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट को फिर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद रिसर्च डेवलपमेंट जो प्रोसेस से रिलेटेड वाला होगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड विद प्रोडक्शन। उसके बाद अगर किसी तरीके का मिसलेनियस इनकम हुआ तो वो आ जाएगा। और पैकिंग कॉस्ट अगर प्राइमरी पैकिंग है तो वो वाला आ जाएगा। अच्छा, अब ये इलस्ट्रेशन 3 पे आते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, बोल रहा है कि अर्नव इस्पात उद्योग लिमिटेड हैज द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, रॉ मटेरियल परचेज, GST पेड ऑन द अबव परचेज, ये सारा खर्चा दिया हुआ है। देखो हम इसीलिए बोल रहे टाइम लगेगा क्योंकि काफी बड़ा है क्वेश्चन, इतना बड़ा है। एक बार एंड में देख लेते हैं हमें करने क्या बोला। From the above data, you are required to prepare statement of cost for Arnav Ispat Udyog Limited for the year ended 31st March 2023, showing prime cost दिखाना है, factory cost दिखाना है, cost of production, cost of goods sold and cost of sales। तो बेसिकली पूरा कॉस्ट शीट अगर हम लोग बनाएंगे तो कॉस्ट शीट में हमें ये सारे पॉइंट कवर करने को मिल जाएगा।
अब यहाँ पर ना बहुत सारा एक्सपेंसेस है, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला खर्चा यहाँ पर दिख रहा है हम लोग का रॉ मटेरियल परचेस। तो रॉ मटेरियल परचेस जो है ये हम लोग का डायरेक्ट मटेरियल में जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वहां काम आएगा। जीएसटी पेड ऑन द अबव परचेस, इस परचेस पे जीएसटी पे हो रहा है 18%। एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर ये जो जीएसटी हम लोग पे करेंगे तो ये एक्चुअली इतने अमाउंट पे पे करना पड़ेगा 18%। तो ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, देखो कैलकुलेट करके दे दिया है, लेकिन ये अमाउंट बोल रहा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है, मतलब ये अभी हम लोग पे कर देंगे, बाद में हमें रिफंड मिलेगा। तो फिर इसको ऐड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब ये हमारे मटेरियल के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होता तो वो मटेरियल में आ जाता। अब रहा फ्रेट इनवर्ट। अब फ्रेट इनवर्ट का देखो क्या हो सकता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी हम लोग लिख सकते हैं, और अगर हम लोग चाहे तो डायरेक्ट मटेरियल के साथ ऐड करके भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक होता है। जैसा चाहे हम लोग कर सकते हैं। हम लोग अगर बोलेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखेंगे तो भी जितना सही है, अगर हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी इसे ऐड करके लिखते हैं तो भी चलेगा। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, फैक्ट्री वर्कर को वेजेस पे कर रहे हैं तो ये डायरेक्ट वेजेस का पार्ट हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स एम्प्लॉइज पीएफ एंड ईएसआईएस, तो बोल रहा है कि एम्प्लॉय लोगों को अगर हम लोग पीएफ दे रहे हैं, ईएसआईएस दे रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एम्प्लॉय को दिया गया कोई भी खर्चा कॉस्ट शीट में हमारे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट या डायरेक्ट वेजेस में आता है। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट वेजेस में आएगा। अब रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, अब कुछ कुछ पॉइंट ऐसा रहेगा ना जिससे लेके हमारे पास कंफ्यूजन रहेगा। कैसा कंफ्यूजन, कि हमें समझ में नहीं आएगा कि ये हमें देना कहाँ चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो रॉयल्टी हमें कैसे दिया हुआ है, रॉयल्टी हमें जो है टोटल में दिया हुआ है 1,72,600। ठीक है, तो यहाँ पर रॉयल्टी मैंने जो लिखवाया था हम एक बार दिखाते हैं। मैंने रॉयल्टी का 3 पार्ट्स में रॉयल्टी समझाया था। ठीक है, कि अगर नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड के ऊपर है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर पेड लमसम दिख रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पढ़ के तो लग रहा है लमसम, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग दे देंगे, ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर नहीं पता है कि पर यूनिट या कुछ भी। लेकिन एक चीज देखो, ये लमसम है ऐसा, लेकिन हमें कहीं नहीं बोला है कि ये बस लमसम का मतलब क्या, कि टोटल रॉयल्टी इतना लगेगा अगर हम लोग किसी का कोई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये टोटल है, ये हमें नहीं बता रहा है। ठीक है, सिर्फ बोला है रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन। तो अब रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन सिर्फ ऐसा बोला है, तो हम लोग इसको कहाँ ट्रीट कर सकते हैं, हम लोग इसको फैक्ट्री ओवरहेड में भी दे सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये लमसम ही है। तो जहां दोगे नोट बना देना चाहिए, जहां पर भी हमारा 2 पॉइंट आ रहा है ना कि हमें लग रहा है कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो उस केस में हम लोग नोट दे सकते हैं कि हम लोग मान रहे हैं कि ये हम लोग रॉयल्टी को जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान के डायरेक्ट एक्सपेंसेस में दे रहे हैं, इसका नेचर डायरेक्ट एक्सपेंसेस की तरह ये मान के, और अगर फैक्ट्री ओवरहेड में देंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड है ये मान के। अब हमें देना कहाँ है, तो ये हम बता देंगे लास्ट में कि हमें अगर क्वेश्चन साइलेंट है, साइलेंट का मतलब अगर क्वेश्चन पढ़ के हमें क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ देना चाहिए, तो कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कि हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस मान के क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, तो हम बता देंगे लास्ट में, एक बार लिस्ट लिखवा देंगे कि कौन कौन सा खर्चा। फिर अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल। ठीक है, तो पावर एंड फ्यूल का खर्चा देखो नॉर्मली स्टूडेंट को लगेगा फैक्ट्री ओवरहेड में जाना चाहिए, और ये तो नॉर्मल बात है कि फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाना चाहिए, लेकिन ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी तो हो सकता है। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कैसे हो सकता है वो हम बता दें। पावर फ्यूल अगर डायरेक्टली प्रोडक्शन में हम लोग ट्रेस कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बनाने का कितना खर्चा है, तो वो डायरेक्ट होता है। और पावर फ्यूल नॉर्मली इनडायरेक्ट कब होता है, जब जनरल कोई ऑपरेशन या एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, तब हम लोग इस पावर एंड फ्यूल को यूज कर रहे हैं, तब ये इनडायरेक्ट होता है। जैसे कि देखो हम डायरेक्ट का एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे अगर फ्यूल यूज्ड होता है इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू डायरेक्टली पावर मशीन, देखो हम एक एग्जांपल देते हैं तो समझ में आएगा। एग्जांपल एक मुझे लिखवा देना चाहिए, क्योंकि ये कुछ पॉइंट्स को लेके रहता है कि कहीं देखोगे तो डायरेक्ट लिया है, कभी देखोगे तो इनडायरेक्ट लिया है। तो देखो हम यहाँ पर बता रहे हैं एग्जाम्पल एक याद रखने के लिए। ठीक है, पावर एंड फ्यूल का ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट में फैक्ट्री में जाए,
इनडायरेक्ट यानी फैक्ट्री। अच्छा, तो देखो हम डायरेक्ट का एग्जांपल दे रहे हैं। फ्यूल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। टू directly power machinery that produce a product। और भी एग्जांपल देते हैं। फ्यूल फॉर डिलीवरी व्हीकल if the cost can be directly attributed to delivering a specific order। और इनडायरेक्ट का एक कुछ एग्जांपल देते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर द एंटायर फैक्ट्री और ऑफिस। फ्यूल used for company vehicle not directly used in production। तो देखो ये, और एक देते हैं जनरल पावर, ऐसे लिखते हैं तो समझ में आएगा कि डिफरेंसेस क्या हो सकता है। जनरल पावर कंजम्पशन फॉर द ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशन। तो मैंने ये तीन चार एग्जाम्पल इसीलिए लिखवाए ताकि हम लोग चीज को समझ पाए कि तुम लोग देखोगे कोई भी बुक ले लो, कोई भी कुछ ले लो, तुम लोग देखोगे किसी ने तो डायरेक्ट अप्रोच लिया है कभी पावर फ्यूल का, किसी ने इनडायरेक्ट लिया है। ठीक है, ये सब चीजों को लेके कंफ्यूजन होता है। तो क्यों होता है? एक्चुअली पावर फ्यूल का मतलब हमें लगता है कि ये फैक्ट्री ओवरहेड में ही जाना चाहिए, तो ओवरहेड का मतलब इनडायरेक्ट, लेकिन ये कभी कभी डायरेक्ट भी हो सकता है। कब हो सकता है? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है, फ्यूल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू डायरेक्टली पावर मशीनरी दैट प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट के लिए मशीन को चलाने का जरूरत है, और उस मशीन को चलाने के लिए जो फ्यूल कॉस्ट लग रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उस प्रोडक्ट के लिए वो कॉस्ट लगा है। अगर ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो पावर फ्यूल का, तो वो फ्यूल का कॉस्ट डायरेक्ट हो जाएगा। और एक दिया है जैसे कि हम लोग पर्टिकुलर कोई एक प्रोडक्ट को डिलीवरी करवाना चाहते हैं, फ्यूल फॉर डिलीवरी व्हीकल if the cost can be directly attributed to delivering a specific order। जैसे मान लो एक स्पेशल ऑर्डर हम लोग जो है करना चाहते, मतलब स्पेशल ऑर्डर जो है डिलीवर करना चाहते हैं, उसको डिलीवर करने के लिए हम लोगों ने पर्टिकुलरली गाड़ी में तेल भरा है। हमें पता है कि गाड़ी में हम लोगों ने मान लो 500 रुपए का तेल भरा, हमें पता है ये पूरा 500 रुपए का तेल ये ऑर्डर डिलीवरी करते करते हमारा पूरा यूज हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर में ये तेल का खर्चा हुआ है। तो अगर ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो फिर वो डायरेक्ट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि पावर फ्यूल मतलब ही इनडायरेक्ट होगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि क्वेश्चन क्या हमें इतना डिटेल्स देगा जिससे हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। जैसे इनडायरेक्ट कब हो सकता है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी फॉर द एंटायर फैक्ट्री और ऑफिस, पूरे फैक्ट्री या ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी जो यूज हो रहा है उसका जो बिल आ रहा है, अब उस पैसे को हम लोग क्या कर सकते हैं? उस पैसे को तो हम लोग पर्टिकुलर बोल नहीं सकते हैं कि प्रोडक्ट पे कितना लगेगा, तो उसे तो हमें अपोर्शन ही करना पड़ता है, तो वो इनडायरेक्ट हो गया। या फिर फ्यूल यूज्ड फॉर कंपनी व्हीकल नॉट डायरेक्टली यूज्ड इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए वो व्हीकल यूज नहीं होता है, मान लो ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस या डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए यूज होता है, तो उसमें लगने वाला फ्यूल का खर्चा तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है।
जनरल पावर कंजम्पशन फॉर द ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशन, पूरे बिजनेस ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए जिस पावर का यूज होता है, ठीक है, तो उस पावर के लिए वो जो पावर का यूज होता है तो उसके लिए हमारा जो खर्चा होता है फिर वो हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो पावर फ्यूल का मतलब नॉर्मली हमें लगता है कि हाँ फैक्ट्री ओवरहेड ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास इन डेप्थ इंफॉर्मेशन है तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो वही प्रॉब्लम है, यहाँ पर हमें सिर्फ बता दिया अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, क्या ये कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है या फिर ये पूरे फैक्ट्री के लिए, वो हमें नहीं पता चल रहा है। तो इसका मतलब हमारा इससे दो कंक्लूजन निकल के आता है, फैक्ट्री ओवरहेड में दे सकते हैं अगर हम लोग मान रहे हैं कि ये हम लोग का इनडायरेक्ट खर्चा है, और हम लोग इसे अगर मानते हैं कि ये डायरेक्ट है तो हम लोग इसे क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी दे सकते हैं। नॉर्मली हम लोग ऐसा शायद कभी नहीं करते हैं, ठीक है, मतलब अभी शायद नहीं पढ़ा होगा या फिर पढ़ा भी होगा, हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली हम लोग ये देखने से हमारे दिमाग में ये आता है कि ये फैक्ट्री ओवरहेड में जाना चाहिए, सही बात है। लेकिन देखो क्वेश्चन में हमारे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है नहीं जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करें ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए, एक्चुअली दो ही हो सकता है, लेकिन कौन सा एग्जैक्टली होगा वो तो उसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, नोट दे देना चाहिए। अब हम लोग देंगे कहाँ, तो देखो वो हम लास्ट में बताएंगे कि कौन कौन सा ऐसा खर्चा है जो कुछ नहीं बोलने पे हमें डायरेक्ट ही मान लेना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट बोल रहा है अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, मतलब जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ढांचा, वैसे मतलब जैसे होता है ना कि बेकरी का सामान बनता है तो उसमें अलग अलग शेप होते हैं ना, मोल्ड बोलते हैं उसे, ठीक है, तो मोल्ड्स खरीदा गया इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो अमाउंट पेड फॉर परचेज ऑफ मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, तो वो मोल्ड और पैटर्न्स को खरीदने का खर्चा। तो फिर ये जो है ये तो पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ही हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, क्योंकि ये पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए लग रहा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्योंकि सब मोल्ड्स किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में तो काम नहीं आएगा। अब इसका बोला है लाइफ इज इक्विवेलेंट टू 2 years ऑफ प्रोडक्शन, तो लाइफ जो है वो 2 साल का है इस मोल्ड्स या पैटर्न्स का, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को जो प्रोडक्ट जो कॉस्ट शीट बनाना है वो कितने पीरियड का बनाना है वो हमें देखना पड़ेगा, उतना खर्चा हम लोग एपोर्शन करेंगे। तो हम लोग को एक्सपेंडिचर दिया है 1 साल का दिया है, तो हमें 1 साल के बेसिस पे जो है हम लोग का कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये जो खर्चा है ये वाला, तो ये जो खरीदा गया है मोल्ड्स का उसका खर्चा ये है, लेकिन ये मोल्ड्स 2 साल चलेगा तो इसका डिप्रिशिएशन लगाएंगे तो डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, स्क्रैप तो 0 है तो डिवाइडेड बाय 2 करने से जितना आएगा उतना हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि ये पर्टिकुलर मोल्ड्स या पैटर्न जो है ये हम लोग का पर्टिकुलर उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगेगा, क्योंकि कोई भी मोल्ड या पैटर्न से सारे प्रोडक्ट थोड़ी ना बन सकते। तो इससे पता चल रहा है क्लियरली कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जहां क्लियरली नहीं पता चलेगा वहां हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला है जॉब चार्जेस, गुड आफ्टरनून साहिल। यहाँ पर बोला है जॉब कहाँ चला गया मेरा, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर। तो जॉब का मतलब क्या होता है, जॉब अभी इसके बाद हम लोग कॉस्ट शीट खत्म करने से जॉब और बैच कॉस्टिंग ही पढ़ने वाले हैं। जॉब का मतलब होता है जब किसी कस्टमर के मतलब ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं तो उसे बोलते हैं जॉब वर्क। जैसे अगर तुम लोग टेलर के पास जाके अपना कपड़ा सिलवाओगे तो टेलर के लिए वो जॉब वर्क है, क्योंकि पर्टिकुलरली तुम लोग के लिए वो करेगा। लेकिन अब मॉल में जाके खरीदोगे तो हमारे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कोई नहीं बना रखा है, हाँ कुछ उनका स्पेशल साइजेस होता है लाइक एक्सेस एस एम एल एक्सएल एक्सएसएल, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो वो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे साइज का क्या ले लेते हैं, लेकिन कोई हमें सोच के थोड़ी ना बना रहा है। लेकिन जब टेलर के पास जाएंगे तो वो एग्जैक्ट हमारे मेजरमेंट से चीज बना के देगा। तो अगर हम लोग कस्टमर के अकॉर्डिंग, मतलब जिसे बोलते हैं ना कस्टमाइज करना, उस हिसाब से अगर हम लोग करते हैं तो उसे बोलते हैं जॉब। जॉब में काम कर रहे हैं, बैच में हो गया मतलब जैसे मार्केट में मेडिसिन बिक रहा है तो मेडिसिन थोड़ा पर्टिकुलर किसी मतलब पेशेंट को सोच के या उसकी बीमारी को सोच के बनता
बनता है, वो इन जनरल बनता है कि भाई इस बीमारी का ये है, इस बीमारी का ये, तो वो बैच बैच में बनता है, लॉट्स में बनता है। लेकिन जॉब जो है वो लॉट्स में नहीं होता है। जॉब लॉट्स में वो भी हो सकता है, अगर एक कस्टमर बोलेगा मेरा 5 ड्रेस बना के दीजिए टेलर को, तो हाँ हो सकता है, मोर देन वन बन सकता है। लेकिन अगर कस्टमर की डिमांड के ऊपर बनता है तो वो जॉब होता है, इन जनरल नहीं। तो जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर, तो अगर हम लोग जॉब चार्जेस पे कर रहे हैं तो जॉब चार्जेस हम लोग का क्या हो जाएगा, जॉब चार्जेस हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जॉब जो है ये हम लोग का डायरेक्ट होगा क्योंकि पर्टिकुलर उसी काम के लिए हो रहा है। स्टोर एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड, अब इसका क्या होगा, स्टोर एंड स्पेयर्स, तो स्टोर्स जो है वहां पर रॉ मटेरियल वगैरह रहता है, तो ये पढ़ के हमें लग सकता है कि फैक्ट्री ओवरहेड में भी जा सकता है और हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी ये जा सकता है। अगर ये स्टोर्स एंड स्पेयर्स किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ही किया गया है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये स्टोर स्पेयर्स चाहिए, तब वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। अगर इन जनरल है तो फैक्ट्री ओवरहेड होगा। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो दोनों में से किसी भी एक में देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डेप्रिसिएशन बोला है, तो फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन कहां पर जाएगा, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। ऑफिस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। डिलीवरी व्हीकल का डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। ये सब में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल हो गया। अब इसके बाद सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर को सैलरी दे रहे हैं, तो सुपरवाइजर को दिया गया सैलरी कहां पर जाएगा, बोले, बोलो। सुपरवाइजर को दिया गया सैलरी, सुपरवाइजर कहाँ काम करेगा, कुछ नहीं बोला है तो कहाँ जाएगा। पहला बात है सैलरी है, तो फिर ओवरहेड होगा, तो सुपरवाइजर को देंगे सैलरी तो कहां पर जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड होगा। repairs and maintenance paid for plant and machinery, sales, office building, vehicle used by director, तो repair and maintenance ये पढ़ के ही लग रहा है कि repair maintenance का बात है। अब ये अलग अलग सेक्टर में, तो repair maintenance तो देखो फैक्ट्री में भी हो सकता है मशीन वगैरह का, ऑफिस में भी किसी चीज का रिपेयर मेंटेनेंस हो सकता है। तो यहाँ पर बोला है प्लांट मशीनरी पे रिपेयर मेंटेनेंस, तो ये कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग ये कहाँ जाएगा, ऑफिस ओवरहेड, सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, मतलब वो ऑफिस जहां पर सेल का काम होता है, तो फिर कहाँ जाए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ सेलिंग ओवरहेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन को अलग सोचेंगे क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पॉइंट दिया, जैसे बोला व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर, अब डायरेक्टर लोग व्हीकल यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो रिपेयर मेंटेनेंस हो रहा है तो डायरेक्टर के पर्पस से हो रहा है, पर्पस के हिसाब से बताना है, तो फिर कहाँ जाएगा, डायरेक्टर कहाँ रहते हैं उसी के हिसाब से होगा। बोलो क्या नहीं, ऑफिस हाँ ऑफिस ओवरहेड, ठीक है। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के लिए इंश्योरेंस दे रहा है, ये कहाँ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा क्योंकि प्लांट फैक्ट्री में ही रहता है ना। अब फैक्ट्री बिल्डिंग का इंश्योरेंस, तो ये तो पता ही चल रहा है कहाँ जाएगा, फैक्ट्री बिल्डिंग बोल ही दिया है, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड। स्टॉक ऑफ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी के ऊपर इंश्योरेंस, तो बोलो ये कहाँ जाएगा, रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी ये किससे रिलेटेड होगा, बोलो। जस्ट और एक बार बोलो, रॉ मटेरियल कहाँ रहता है और डब्ल्यूआईपी कहाँ रहेगा, यहाँ लेकिन सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं है, साथ में डब्ल्यूआईपी भी जुड़ा हुआ है और इंश्योरेंस प्रीमियम का बात हो रहा है। तो पहला बात है प्रीमियम का खर्चा पे करने से वो मैक्सिमम केसेस में क्या हो सकता है, ओवरहेड हो सकता है ना। अब रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी दोनों है यहाँ पर, तो उस हिसाब से हमें आंसर देंगे। देखो अगर हम लोग बोलेंगे कि प्राइम कॉस्ट में आएगा डायरेक्ट, तो फिर डब्ल्यूआईपी कैसे होगा, क्योंकि डब्ल्यूआईपी तो फिर हमारे ओवरहेड का
पार्ट हो गया ना, अब दोनों मिक्सड अप है तो कहाँ देना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम डायरेक्ट भी हो सकता है, देखो इनडायरेक्ट भी, अगर किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के लिए है तो डायरेक्ट, अगर नहीं है तो इनडायरेक्ट, तो फिर ये क्योंकि जुड़ा हुआ है तो कौन सा लिखने से बेटर होगा? ये दोनों जुड़ा हुआ है ना, रॉ मटेरियल का स्टॉक और WIP के लिए इंश्योरेंस, फैक्ट्री फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज, तो ये कहाँ जाएगा? क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज, तो ये हम लोग का कहाँ जाना चाहिए बोलो? ये क्वालिटी कंट्रोल वाला जो पॉइंट दिखा है ना, यहाँ आ जाएगा, ये देखो यहाँ पर दिखाया था ना क्वालिटी कंट्रोल, इस पॉइंट में स्पेसिफिकली आ जाएगा, क्वालिटी कंट्रोल वाले पॉइंट में। ये क्वालिटी कंट्रोल के नीचे आ जाएगा, जैसे फैक्ट्री ओवरहेड के नीचे फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा आता है, वैसे क्वालिटी कंट्रोल के नीचे ये खर्चा आ जाएगा। सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ, वो भी क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट में आ जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये रिसर्च डेवलपमेंट वाले पोर्शन में चला जाएगा, देखो मैंने यहाँ पर आज लिखवाया ना, ये देखो रिसर्च डेवलपमेंट, उसके बाद वहां चला जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है, तो बोल रहा है कि ये भी हमारा पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, तो ये हम लोग का कहाँ पर जाना चाहिए? ये भी हम लोग का, ये कहाँ जाना चाहिए? एक्सपेंसेस हम लोग किस बात का पे कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, तो ये क्वालिटी कंट्रोल लेकिन प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्ट्री है ये। ओवरहेड हाँ, ये फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाना चाहिए। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है लेकिन फैक्ट्री पर्पस का एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, तो ये क्या कहां पर जाएगा? ये हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड, दो था, रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, एक नॉट रिलेटेड, ये क्या हो जाएगा? रिलेटेड टू प्रोडक्शन, क्योंकि देखो किस चीज का लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, ठीक है, तो फैक्ट्री में क्या काम होता है? प्रोडक्शन का, तो प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन का काम, यानी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वहां जाएगा। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, अब अलग अलग फंक्शन दे दिया है, तो सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, तो यहाँ पर प्रोडक्शन कंट्रोल का जो काम करते हैं उनको दिया गया सैलरी, कहाँ आएगा? और यहाँ पर जो है दिया है फाइनेंस एंड अकाउंट्स और सेल्स एंड मार्केटिंग, तो सेल्स एंड मार्केटिंग तो बोलो कहाँ पर आएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है, और फाइनेंस एंड अकाउंट्स ये कहाँ पर आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड, नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, है ना, मतलब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और प्रोडक्शन कंट्रोल का कहाँ जाएगा? प्रोडक्शन कंट्रोल हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में दे सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन इसमें भी दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन, या सीधा सीधा फैक्ट्री ओवरहेड में भी दिया जा सकता है। क्योंकि देखो कोई भी चीज का यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है इस तरीके का, अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो ऑब्वियसली रूल्स तो है। गुड आफ्टरनून नीलम मैम। गुड आफ्टरनून मैम। तो अब इसके बाद देखो बोल रहा है कि सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, ये कहाँ जाना चाहिए? जनरल मैनेजर का कहाँ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, कौन सा वाला? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। पैकिंग कॉस्ट का दो बोला है, प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी टू मेंटेन क्वालिटी फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, तो कौन सा कहाँ जाएगा? तो प्राइमरी पैकिंग कहाँ पर जाएगा? तो प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी टू मेंटेन क्वालिटी, ये हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी जा सकता है, ठीक है, कि हम लोग प्राइमरी पैकिंग कर रहे हैं, तो ये मैंने लिखवाया था लास्ट क्लास में, शायद मुझे जितना याद आ रहा है, अगर नहीं भी लिखवाया कोई बात नहीं, अभी बताते। प्राइमरी पैकिंग हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ सकता है, अगर हम लोग चाहे तो इसे फैक्ट्री ओवरहेड में भी दे सकते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है तो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानेंगे कि हाँ इसी प्रोडक्ट के लिए ये पैकिंग होता है, बाकी किसी के लिए नहीं। लेकिन अगर जनरल है कि बहुत सारे प्रोडक्ट में ये पैकिंग चल जाता है, तो इसका मतलब ये हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड होगा। फिर बोल रहा है फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, पैकिंग जो किया है फिनिश गुड्स को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, तो फिर ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाएगा। अच्छा, इसके बाद इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस पेड फॉर यूसेज ऑफ नॉन इक्विटी फंड, ठीक है, तो
नॉन इक्विटी फंड जो है, इसमें क्या होता है, नॉन इक्विटी मतलब अगर हम लोग इंटरेस्ट वगैरह मतलब लोन वोन ले रहे हैं, ठीक है। इक्विटी फंड का मतलब जो हम लोग शेयर इशू करके हमें मिलता है, डिवेंचर इशू करके जो आता है वो नॉन इक्विटी फंड होता है। तो अगर इंटरेस्ट का बात करें, ये कभी भी हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, लेकिन फाइनेंस चार्ज अगर नॉन इक्विटी पर्पस के लिए हुआ है तो ये कॉस्ट का पार्ट हो सकता है, लेकिन एक सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे। बताते हैं क्या होता है। तो इसे कभी कभी दिया जाता है आजकल सेपरेट लाइन आइटम का मतलब वो कॉस्ट के साथ ऐड नहीं होगा, अलग से, मतलब किसी के साथ नहीं आएगा। लाइक ना तो ये फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का पार्ट है, ना तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ना तो प्राइम कॉस्ट। इसको अलग से हम लोग दिखा सकते हैं। फाइनेंस चार्ज अगर नॉन इक्विटी फंड के लिए तो हम लोग दिखा सकते हैं, बट इंटरेस्ट नहीं दिखा सकते। लेकिन यहाँ तो कंबाइन किया हुआ है, इसको अलग करने का आगे कहीं पर डिटेल्स भी नहीं है कि हम लोग इंटरेस्ट अलग कर ले, फाइनेंस चार्ज अलग कर ले। तो हम लोग दिखा भी सकते, नहीं भी दिखा सकते। अगर दिखाएंगे तो सेपरेट लाइन आइटम बोल के हमें दिखाना पड़ेगा। सेपरेट लाइन आइटम मतलब किसी के अंडर नहीं आएगा, अलग से दिखेगा। फी पेड टू ऑडिटर, तो ये हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, देखो ये हम लोग का बन गया एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। लीगल एडवाइजर को दिया गया खर्चा, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग ओवरहेड बोल सकते हैं। फिर यहाँ पर स्टॉक दिया है 1 अप्रैल का, रॉ मेटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। तो ये तो कहाँ जाता है, ये हमें पता है। रॉ मेटेरियल हम लोग रॉ मेटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए यूज करेंगे। WIP हम लोग का फैक्ट्री कॉस्ट के वहां लगेगा। फिनिश गुड्स हम लोग का एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के वहां लगेगा। और ये क्लोजिंग वाला दे दिया है। फिर बोला है अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग ऑफ स्क्रैप एंड वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 86,000। तो ये हम लोग क्या करेंगे, ये पैसा अगर हमें स्क्रैप रिकवर हुआ है तो ये हम लोग मिसलेनियस इनकम मानेंगे और इसे लेस करके दिखा देंगे। तो है क्वेश्चन काफी बड़ा, तो हम लोगों ने एक बार तो बोल लिया कि कैसे कहा जाएगा, बाकी अभी हम लोग लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जो हम बता रहे थे कि हम एक छोटा सा लिस्ट बता देते हैं कि नॉर्मली क्वेश्चन साइलेंट रहे तो हम लोग ये सारे खर्चे को डायरेक्ट खर्चा मान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक सेकेंड, expenses which are incurred to manufacture a product or for provision of service and can be directly traced in an economically feasible manner to a cost object. Following are example of direct expense. तो मैंने पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो है डेफिनेशन लिखवाया। मैंने बेसिक क्लास में भी ये इसी तरीके का डेफिनेशन बोला था। तो यहाँ पर लिखा है एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर कोई खर्चा हो रहा है, और फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस होगा, प्रोवाइडिंग, और फॉर प्रोवाइडिंग, या तो हम लोग सर्विस बेच सकते हैं या प्रोडक्ट, प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर टू ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब हम लोग जिस चीज का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर उस चीज के लिए हम लोग डायरेक्टली उस खर्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सारे खर्चे को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे कि कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज, सच एज पावर एंड फ्यूल, स्टीम, एटसेट्रा। रॉयल्टी, रॉयल्टी
पेड और पेबल दोनों ही, ठीक है। तो कॉस्ट शीट में भी अगर हम लोग का किसी तरीके से कोई आउटस्टैंडिंग होता है तो वो हमारे जैसे पीएल में ऐड होता है ना, या भी जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो वो भी ऐड हो जाएगा। हायर चार्जेस फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट। अगर हम लोग किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए स्पेसिफिकली कोई इक्विपमेंट को हायर कर रहे हैं तो वो हायर चार्जेस पूरा पूरी उसी प्रोडक्ट में एप्लीकेबल हो जाएगा, तो फिर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। फी फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ, फी फॉर टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ। नो हाउ का मतलब होता है किसी का कोई फॉर्मूला वगैरह यूज करना, ठीक है। amortized cost of molds, amortized cost of molds, pattern, पेटेंट एटसेट्रा। तो अगर कोई पेटेंट यूज कर रहे हैं हम लोग या कोई मोल्ड्स या पैटर्न यूज कर रहे हैं तो उसका एमोटाइजेशन वैल्यू वो भी हम लोग डायरेक्ट मानते हैं। कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट सर्विस स्पेसिफिक डिजाइन और ड्राइंग। हम लोग जो प्रोडक्ट या सर्विस बेचना चाहते हैं उसके लिए अगर हम लोगों ने स्पेसिफिक डिजाइन या ड्राइंग्स करवाया या किया उसका जो खर्चा। और एक लिख देते हैं अदर एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली प्रोडक्शन को रिलेट करे। तो अब ये लिखवाने का मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरीके का कोई भी खर्चा हमें क्वेश्चन में दिखता है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसे डायरेक्ट में देने। अगर तुम लोग इनडायरेक्ट दे देते हो तो गलत कुछ नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम लोग अगर ऐसा कोई भी खर्चा मिलता है हमारे लिए क्वेश्चन साइलेंट है बट मतलब हमें पता नहीं चल रहा है कि डायरेक्ट में जाना चाहिए या किसी ओवरहेड वाले खर्चे में जाना चाहिए, तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि ये अगर हमें याद रह जाए तो फिर हम लोग उसे डायरेक्ट में ही ट्रीट करने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं करते हो फैक्ट्री ओवरहेड में देते हो ठीक है, कुछ गलत नहीं है, दे सकते हो, बट अगर याद रह जाता है तो कोशिश करो कि हम लोग इसे डायरेक्ट में देंगे। अब हम लोग जो है इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। चलो इलास्ट्रेशन 3। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ अर्नव इन अर्नव उद्योग, क्या नाम था, अर्नब इस्पात उद्योग लिमिटेड फॉर 31st March 2023। पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले निकालेंगे रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले लिखना चाहिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल जो कि था क्वेश्चन में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा है ना थोड़ा ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ेगा। प्लस रॉ मेटेरियल परचेज ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल प्लस रॉ मेटेरियल परचेज 18 लाख। रॉ मेटेरियल परचेज और क्लोजिंग है 9,60,000।
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल 9,60,000। परचेज लिख लेते हैं। ₹100 है, मतलब 10 100। हाँ, अब ये कितना आ रहा है नेट करके, वही हो जाएगा रॉ मेटेरियल कंज्यूम्ड। कितना आ रहा है? वन करोड़ 8,40,000। 1,08,40,000। नेक्स्ट लिखेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आ जाएगा वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर 29,20,000। Contribution to PF and ESIS. Contribution to PF and ESIS 3,60,000। फिर था बोनस, प्रोडक्शन बोनस, हम सिर्फ बोनस लिख देते हैं। बोनस टू फैक्ट्री वर्कर 2,90,000। बोनस टू फैक्ट्री वर्कर 2,90,000। और कुछ था नहीं वर्कर का, वर्कर का बस इतना ही था। ठीक है, मुझे थोड़ा याद है क्वेश्चन, तो हम मतलब मुझे पता चल जा रहा है कि और कुछ नहीं है। तुम लोग थोड़ा एक दो बार देखोगे तो दिख जाएगा, बाकी इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने पहले भी बोल दिया है। ठीक है, सारा चीज एक साथ नहीं आएगा, पॉइंट्स इसमें से आ सकते हैं। अब टोटल बताओ कितना आता है? 35,70,000। 35,70,000। अब लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग काफी चीजों को मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, लेकिन मैंने एक लिस्ट बोला जहां पर हमें अगर क्वेश्चन साइलेंट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो डायरेक्ट रीड कर लेना चाहिए। तो फ्रेट इनवर्ट तो होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाला बात है नहीं। ₹11,20,600। 11,20,600। अच्छा, तो ये रॉ मटेरियल हो गया। जीएसटी तो हमें ट्रीट नहीं करना था, इनपुट टैक्स क्रेडिट था, फ्रेट हो गया, वेजेस भी हो चुका है, कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन बोनस हो चुका है। अब एकदम सीधा यहाँ से आएंगे, इसके ऊपर का सारा डेटा कहीं ना कहीं आ चुका है, रॉयल्टी। अब रॉयल्टी का क्योंकि कंफ्यूजन है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मतलब प्रायोरिटी है कि हम लोग इसे जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में लिखे, बाकी फैक्ट्री में भी लिख सकते हैं। रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन 1,72,600। रॉयल्टी पेड टू प्रोडक्शन। अच्छा, इसके बाद अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, ये भी हम लोग फैक्ट्री में भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। अब यहाँ इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि लिस्ट में देखो ये भी है। तो अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल 4,62,000। अमाउंट पेड फॉर मोल्ड्स एंड पैटर्न्स, तो इसका तो पूरा नहीं आएगा, इसका हम लोग का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, मतलब एमोटाइजेशन। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अमाउंट ही लिख देते हैं, अमाउंट फॉर
molds and pattern. $8,96,000। ये 2 years का इसका लाइफ है, तो 1/2 करने से डिप्रिशिएशन का वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4,48,000। जॉब, ये तो कंफर्म की यहीं पर आएगा। जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर 8,12,000। ये सब हम लोग का डायरेक्ट है, इसके अलावा और कुछ डायरेक्ट है नहीं। ठीक है, तो ये टोटल बताओ, फिर हम लोग प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे। पहले ये टोटल, सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल कितना है? 30,14,600. 30,00,000 14,600. नहीं, 15,200 होने चाहिए। अरे एक बात देख, 14,000. पर मैंने कुछ गलत लिख दिया। अच्छा, हम भी एक बार देखते हैं क्या गलत हो रहा है। नहीं, 15,200 ही तो आ रहा है। सही, ठीक है, कुछ गलत कैलकुलेशन हो गया है। प्राइम कॉस्ट का टोटल करो, अब ये तीनों मिला के। ये वाला 35,70,000। टेन 74 25 200। 10 74 25 200, ये हम लोग का प्राइम कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक साइड साइड में एक चीज लिख देते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो लिखा उसमें कहाँ कहाँ हमारे पास ऐसा ऑप्शन था कि कहीं और भी जा सकता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये हमें लग सकता है कि हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में थे, मतलब ये जस्ट याद रखने के लिए, मतलब ऐसा ना लगे कि मैंने यहाँ पर लिखवा दिया। ठीक है, तो ये हम लोग वहां भी दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने लिस्ट लिखवाई उसके अंडर आए तो तुम लोग उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही ट्रीट करना एग्जाम में। अच्छा, प्राइम कॉस्ट कंप्लीट हो गया। प्राइम कॉस्ट के बाद आ जाएगा हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट के बाद आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में जो भी खर्चा आएगा वो हम लोग को लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग का क्या क्या आ जाएगा। जैसे कि स्टोर्स एंड स्पेयर कंज्यूम्ड, ये आ जाएगा। स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड 1,12,000। स्टोर एंड स्पेयर्स कंज्यूम्ड। फिर डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, depreciation on factory building 84,000। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग। अच्छा, फिर ऑफिस बिल्डिंग, वो तो उसमें आएगा, ऑफिस में तो अभी नहीं लिख रहे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 1,26,000। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि प्लांट मशीनरी फैक्ट्री में ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,26,000। अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट बच गया है, डिलीवरी वैन वाला और प्लांट एंड मशीनरी वाला। ठीक है, लेकिन जैसे बाकी ऊपर का देखे तो कुछ भी हमारा बचा हुआ नहीं, बट यहाँ पर ये दो बचा हुआ है। जब तक ऑफिस वाला पोर्शन और डिलीवरी वाला नहीं आएगा तब तक नहीं लिख सकते। फिर सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, ये आ जाएगा। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर
1,26,000, दोनों ही 1,26,000 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पर लिख देते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी 48,000। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग सेलिंग वाले में चला जाएगा। व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर, तो व्हीकल यूज्ड बाय डायरेक्टर को ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट नॉट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन, वहां दे सकते हैं ये वाला, ठीक है, तो वहां दे देंगे। अच्छा, अब इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्लांट एंड मशीनरी 31,200, ये लिख लेते हैं। इंश्योरेंस फॉर प्लांट एंड मशीनरी 31,200। अच्छा, इसके बाद इंश्योरेंस फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, ये भी आ जाएगा। इंश्योरेंस फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग 18,100। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड डब्ल्यूआईपी, ये भी आ जाएगा फैक्ट्री में। इंश्योरेंस फॉर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड डब्ल्यूआईपी, तो रॉ मटेरियल और डब्ल्यूआईपी का स्टॉक फैक्ट्री में ही होता है, तो ये वाला हम लोग का यहाँ पर आ जाएगा 36,000। फिर नेक्स्ट है एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटीज। अच्छा, तो ये हमारा जो है क्वालिटी कंट्रोल वाले पॉइंट में जाएगा। सैलरी पेड टू क्वालिटी, ये भी क्वालिटी रिसर्च डेवलपमेंट में जाएगा, क्योंकि उसका दो अलग पॉइंट होता है, अभी स्टार्टिंग में ही बताया। एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, तो पोल्यूशन कंट्रोल फैक्ट्री से रिलेटेड बात है कहीं, क्योंकि वहां से पोल्यूशन आता है, तो ये हमारे इसमें चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। मतलब 26,600, 26,600 वाला हमारे फैक्ट्री के खर्चे में चला जाएगा। एक्सपेंसेस पेड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अच्छा, तो एक बार टोटल करो सारे फैक्ट्री ओवरहेड का। ₹6,07,900। 6,07,900, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग प्राइम कॉस्ट के साथ ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट, तो ऐड करो। कितना है? 10,80,33,100। 10 करोड़ 80 लाख। अच्छा 33,100। ठीक है। फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी होगा, क्योंकि है तो मैंने लिख दिया, अब यहाँ से देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी 9,20,000, क्लोजिंग वाला 8,70,000, तो 9,20,000 ऐड करके फिर 8,70,000 कितना आएगा ऐड करने से? या -8,70,000। 10,80,83,100। ये वाला ठीक नहीं बना? हाँ मैम, वो ठीक है। ठीक है। अच्छा, 10,80,83,100। ये वाला ठीक है। ये हो गया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट के बाद देखो, मैंने आज जो कॉस्ट शीट बनवाया ना, वहां पर देखो इसके बाद आना चाहिए, अगर मेरे पास कोई क्वालिटी कंट्रोल का खर्चा है वो, फिर रिसर्च डेवलपमेंट, फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड विद प्रोडक्शन, फिर किसी तरीके का अगर मेरा क्रेडिट मिल रहा है, मिसलेनियस इनकम, पैकिंग कॉस्ट, उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो क्योंकि ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, तो यहाँ सारा चीज ही है, तो क्वालिटी कंट्रोल इसके बाद आ जाएगा। तो अब ऐड करेंगे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट।
यहाँ तुम लोग को बस ये ध्यान रखना है कि किसके बाद क्या आता है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल फैक्ट्री के बाद आएगा, क्योंकि देखो सीक्वेंस में चलेगा ना, प्रोडक्ट बनने के बाद ही तो हम लोग क्वालिटी कंट्रोल हुआ है कि नहीं हुआ है, क्वालिटी कैसा हुआ है वो चेक करने का जो है एक्सपेंसेस कर पाएंगे। तो क्वालिटी कंट्रोल ये वाला आ जाएगा, एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटी 19,600। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेंसेस पेड फॉर क्वालिटी कंट्रोल चेक एक्टिविटी 19,600। दो खर्चा था क्वालिटी कंट्रोल का। सैलरी पेड टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ 96,200 ये वाला। सैलरी टू क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ 19,200 और 19,600 दोनों मिला के कितना हो जाएगा 800, और यहाँ पर हो गया 15 1 होगा 115 ऐसे हो रहा है 11 आ रहा है। हाँ अब ये पूरा टोटल कर सकते हैं। अच्छा ये रिसर्च डेवलपमेंट सारा चीज करेंगे तभी एक बार में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखेंगे। इसके बाद क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट लिख दिए, इसके बाद आ जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। रिसर्च डेवलपमेंट कॉस्ट ये एक ही था शायद, मुझे जितना याद आ रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, पेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ये एक ही था, रिसर्च डेवलपमेंट का और कुछ नहीं था। तो यही वाला डायरेक्टली लिख दे रहे 18,200 यहाँ पर। तो क्वालिटी कंट्रोल वाला आ गया, रिसर्च डेवलपमेंट वाला आ गया। इसके बाद आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, फैक्ट्री के बाद एडमिनिस्ट्रेशन का दो पार्ट कर लेते हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन नॉट रिलेटेड। अब बीच में ये दो आ गया तो ये दो आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन लगे, क्योंकि जब तक ये काम नहीं कंप्लीट होगा तब तक एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा जोड़ के क्या होगा, क्योंकि ये तो लास्ट खर्चा जुड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। अच्छा अब इसमें क्या क्या आ जाएगा देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटेड विद एक्सपेंसेस पेड फॉर पोल्यूशन कंट्रोल एंड इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस, ये तो हमारे फैक्ट्री में चला गया। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, तो फैक्ट्री में जो वर्कर लोग काम करें उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने का खर्चा, तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा बट रिलेटेड विद प्रोडक्शन, मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड है ना, तो रिलेटेड विद प्रोडक्शन। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेंसेस पेड फॉर expenses paid for administration of factory worker 1,18,600, और एक था इसमें 1,18,000। और इसके बाद सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर प्रोडक्शन कंट्रोल फाइनेंस वाला दिया है। अच्छा और यहाँ पर सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल ये वाला हम लोग का जाएगा 9,60,000। प्रोडक्शन को कंट्रोल में रखने के लिए अगर हम लोग सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शनल मतलब मैनेजर है, तो मैनेजर का मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन है कि नॉट रिलेटेड है वो हमें समझना है। तो जैसे फाइनेंस वाला नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, सेल्स एंड मार्केटिंग ये भी नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, लेकिन प्रोडक्शन कंट्रोल रिलेटेड टू प्रोडक्शन है। तो 9,60,000 वाला आ जाएगा यहाँ। तो यहाँ पर सैलरी पेड फॉर प्रोडक्शन कंट्रोल, सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर। अब ये टोटल कर लेना है, टोटल करके कितना आ रहा है, ये आ जाएगा हम लोग का 608 और यहाँ पर हो गया 7 और 10, 10,78,600 ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर कुछ रियलाइज्ड है तो वो हमें लेस करने को मिलेगा, तो रियलाइज था इस क्वेश्चन में। ठीक है,
ये देखो एंड में बताया था कि 86,000 रियलाइज हुआ है बाय सेलिंग स्क्रैप एंड वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो यहीं पर लेस होगा। आज जो कॉस्ट शीट लिखवा है वहीं पर दिया है कि कोई मिसलेनियस इनकम है तो यहाँ पर लेस होता है। और अगर ये सब पॉइंट नहीं होता क्वेश्चन में तो इसके बाद डायरेक्टली लेस हो जाता। तो फैक्ट्री पे प्रोडक्शन के वक्त अगर कोई स्क्रैप जनरेट हुआ है तो वो बेच के अगर हमारे पास कुछ पैसा आया तो उससे हमारा ये कॉस्ट कम हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर लेस realizable value on sale of scrap and waste. वेस्ट, तो ये है हम लोग का 86,000, ये लेस हो जाएगा। और अगर कोई प्राइमरी पैकिंग है तो वो ऐड हो जाएगा। ये देखो पैकिंग कॉस्ट, अगर कोई प्राइमरी पैकिंग है, देखते हैं क्वेश्चन में कोई प्राइमरी पैकिंग है कि नहीं। तो हाँ, प्राइमरी पैकिंग नेसेसरी टू मेंटेन क्वालिटी 96,000। तो प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट 96,000 ये ऐड हो जाएगा। ये सब करने के बाद हम लोग का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखो कितना आ रहा है। तो क्या क्या हमें ऐड करना है, तो जो हम लोग का ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है तो उसमें सारा चीज ऐड करना है सिवाय एक लेस हो जाएगा 86,000 जो है। 10,93,05,700। 93,05,700, ठीक है। तो ये हम लोग का बन गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें क्या होगा, ओपनिंग और क्लोजिंग WIP ये सब ऐड हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ, सॉरी WIP बोल रहे, फिनिश गुड्स, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 11 लाख। तो कितना आ जाएगा, इसके साथ 11 लाख ऐड करने से 10,93,05,700 प्लस 11 लाख 11,04,05,700। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, 18 लाख। टेन 86,05,700, ये हो गया COGS। अच्छा, COGS के बाद अब लगेगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल। तो जनरल वाला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या क्या आ जाएगा, तो देखते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ पर हम लोग का सब लिख दिया गया था, शायद ये डिप्रिशिएशन से कुछ बाकी था। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वाला डिप्रिशिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 56,000। डिप्रिशिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 56,000, ये वाला डिलीवरी वाले में जाएगा, ठीक है। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर हो चुका है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस प्लांट एंड मशीनरी सेल्स ऑफिस बिल्डिंग व्हीकल यूज्ड बाय द डायरेक्टर, ठीक है। तो ये जो है व्हीकल यूज्ड बाय द डायरेक्टर, ये डायरेक्टर देखो, डायरेक्टर जो है एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है। डायरेक्टर हो गया हम लोगों का जो है ऑफिस, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन नॉट रिलेटेड विद प्रोडक्शन, क्योंकि डायरेक्टर जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, वो प्रोडक्शन में कुछ नहीं देखते, ठीक है। तो अगर उन्होंने व्हीकल यूज किया, उसका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा तो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन का हो जाएगा, लेकिन ये जनरल वाले पोर्शन का। तो यहाँ पर हो जाएगा रिपेयर मेंटेनेंस फॉर व्हीकल यूज्ड बाई
डायरेक्टर 19,600। अच्छा, इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, स्टॉक, ये प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये सब हो गया। एक्सपेंसेस पेड फॉर सैलरी पेड टू, ये भी हो गया एक्सपेंसेस, ये सब हो गया। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर प्रोडक्शन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स 9,18,000। सैलरी फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया, 9,18,000। सैलरी पेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स। फिर सेल्स मार्केटिंग, सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, ये तो आएगा ही आएगा, 12,56,000। सैलरी फॉर जनरल मैनेजर 12,56,000। अच्छा, पैकिंग में प्राइमरी पैकिंग हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, इंटरेस्ट ये लास्ट में आएगा, फी पेड टू ऑडिटर ये सब जाएगा लाइन बाय लाइन। फी पेड टू ऑडिटर, फी पेड टू लीगल एडवाइजर, फी टू ऑडिटर, फी टू लीगल एडवाइजर 1,80,000, 1,20,000। fee paid to independent director 2,20,000। fee to independent director 2,20,000। देखो कितना आ रहा है टोटल। 27,69,600। कितना आ गया बोलो? 27,69,600। 27,69,600, ठीक है। इसके बाद सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन अलग इसीलिए कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हमें अलग से बोला है, तो हम लोग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग एक साथ भी कर सकते हैं अगर एक साथ दिया हुआ रहे। अब सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एकदम स्टार्टिंग से चलते, ये सब में कुछ भी बाकी नहीं, यहाँ पर डिप्रिशिएशन और डिलीवरी, ये तो डिलीवरी में आ जाएगा। सैलरी हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस, सेल्स, ऑफिस, बिल्डिंग, ये आ जाएगा। repair and maintenance for sales office building, sales office building 18,000, ये आ जाएगा 18,000। बाकी ये व्हीकल यूज्ड फॉर डायरेक्टर ये सब हो गया। इंश्योरेंस, ये भी तीनों कवर है। एक्सपेंसेस, सैलरी पेड टू क्वालिटी रिसर्च डेवलपमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, फैक्ट्री वर्क, सैलरी पेड टू सेल्स एंड मार्केटिंग 10,12,000, ये वाला है 10,12,000। ये वाला हो जाएगा सैलरी पेड टू मैनेजर, सैलरी पेड टू मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग। इसके बाद सैलरी पेड टू जनरल मैनेजर, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन में हो गया। पैकिंग में रीडिस्ट्रीब्यूशन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, इंटरेस्ट सेपरेट लाइन आइटम होगा, यहाँ तक हो गया है। परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ 1,80,000, ये आ जाएगा। परफॉर्मेंस बोनस टू सेल्स स्टाफ 1,80,000, और कुछ नहीं है, ये तीनों ऐड कर लो क्योंकि और कुछ नहीं है। इसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग WIP ये सब है और कुछ नहीं। तो ये ऐड करने से कितना आ जाएगा? अलग 12,10,000, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन वाला लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर। अब इसमें देखते हैं क्या क्या आ जाएगा। फिर एकदम स्टार्टिंग से करते हैं ताकि कुछ छूट नहीं जाए। तो डिलीवरी, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल 86,000, डेप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी व्हीकल 86,000,
यही ऊपर में बाकी था, तो ये हम लोग का हो गया, ऊपर कुछ नहीं रहेगा, वैसे भी क्वेश्चन खत्म हो गया। सैलरी पे टू सुपरवाइजर, रिपेयर मेंटेनेंस में तीनों पॉइंट कवर हो चुका है। अच्छा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ये भी कवर हो चुका है। एक्सपेंसेस, सैलरी, रिसर्च डेवलपमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग ये भी हो चुका है। फाइनेंस अकाउंट, जनरल मैनेजर, पैकिंग, रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन 1,12,000, तो यहाँ पर आ जाएगा पैकिंग कॉस्ट फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन 1,12,000। बस अब ये सब टोटल कर लेते हैं, टोटल करने से कितना आएगा, और कुछ है नहीं, ठीक है, बाकी सब हम लोगों ने कर लिया, बाकी सारा चीज कवर हो गया है एक्सेप्ट ये इंटरेस्ट वाला, वो लास्ट में लिख के बता देंगे। ये टोटल करके बताओ अब कितना आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। 11 करोड़ 27,23,300। 11,27,23,300। 83,000। अब यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज, अलग से दिखाना पड़ेगा क्योंकि नॉन इक्विटी फंड के लिए तो ही हम लोग दिखा रहे 7,20,000। अब टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। इलेवन करोड़ 35,03,300। तो ये आंसर आएगा, ठीक है हम लोग का। यहाँ पर जो भी बोला था सारा चीज हम लोगों ने निकाला, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटा सा ही आएगा, मतलब इसमें से कुछ पॉइंट हमें मैक्सिमम लेके दे सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये सिनेरियो केस बना हुआ है, केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला है एम लिमिटेड इज अ प्रोड्यूसिंग ए सिंगल प्रोडक्ट एंड मे एक्सपैंड इनटू प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन इन नेक्स्ट 1 to 2 years। तो अभी तो वो एक ही प्रोडक्ट बना रहे, सिंगल प्रोडक्ट, बट जो है वो मे एक्सपैंड, मतलब अब एक्सपैंड कर सकते हैं 1 से 2 साल में जो है अपने बिजनेस को और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब सिंगल प्रोडक्ट से कुछ और बना ले। एम लिमिटेड इज एमंग ए लेबर इंटेंसिव कंपनी, मतलब यहाँ पर लेबर ज्यादा काम करते हैं, मतलब मैनुअल वर्क ज्यादा होता है, हाथों से ज्यादा काम करते हैं, वेयर मेजोरिटी ऑफ द प्रोसेसेस आर डन मैनुअली, वही बोला है। एम्प्लॉय कॉस्ट इज अ मेजर कॉस्ट, क्योंकि देखो अगर लेबर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं तो फिर एम्प्लॉय कॉस्ट ही हम लोग का मेजर कॉस्ट होगा। एलिमेंट इन द टोटल कॉस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के टोटल कॉस्ट में सबसे ज्यादा कॉस्ट एम्प्लॉय का होता है। द कंपनी कन्वेंशनली यूजेस परफॉर्मेंस पैरामीटर अर्निंग पर मैन शिफ्ट टू मेजर कॉस्ट पेड टू एम्प्लॉय फॉर ए शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। बोल रहा है कि कंपनी नॉर्मली क्या करती है, कन्वेंशनली क्या करती है, परफॉर्मेंस, अपना परफॉर्मेंस पैरामीटर उन्होंने क्या रखा हुआ है, अर्निंग पर मैन शिफ्ट टू मेजर कॉस्ट पेड टू एन एम्प्लॉय फॉर ए शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स, मतलब एक एम्प्लॉय को 8 घंटे का शिफ्ट करना पड़ता है और उसके हिसाब से उनका अर्निंग होता है। उनके अर्निंग एक मैन का, मतलब एक वर्कर का जो एक शिफ्ट से जो अर्निंग है वही इनका परफॉर्मेंस पैरामीटर होता है। एंड आउटपुट पर मैन शिफ्ट टू मेजर एन एम्प्लॉयज आउटपुट इज अ शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। एंड आउटपुट पर मैन शिफ्ट मतलब एक एक शिफ्ट करने पे एक पर्सन कितना आउटपुट दे सकता है, वो निकालने के, वो निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, टू मेजर एन एम्प्लॉयज आउटपुट इन अ शिफ्ट ऑफ 8 आवर्स। वो कैसे निकालते हैं, वो भी 8 आवर्स बेसिस पे निकालते हैं। The chief manager of the company has emailed you few information related to the last month। लास्ट मंथ से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग को मेल कर दिया गया है, इस कंपनी के चीफ फाइनेंस मैनेजर ने किया है। द ईमेल कंटेन्स द फॉलोइंग डेटा, तो ईमेल में कुछ फॉलोइंग डेटा हमें दे दिया है। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ द कंपनी हैज प्रोड्यूस 2,34,000 टन ऑफ आउटपुट। एक्सपेंडिचर्स फॉर द लास्ट मंथ्स आर, तो बोल रहा है 2,34,000
1000 टन ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, उसके लिए जो खर्चा हुआ है वो है कुछ इस तरीके से। रॉ मटेरियल कंज्यूम, पावर कंज्यूम 13,000 किलोवाट आवर, 8 पर किलोवाट आवर टू रन द मशीन्स फॉर प्रोडक्शन। डीजल कंज्यूम 2000 liters at the rate of 93 per liter to run power generator used as alternative or backup for power cut। फिर बोला है वेजेस एंड सैलरी पेड, ग्रेचुइटी एंड लीव एनकैशमेंट पेड, हायरिंग चार्जेस पेड फॉर HEMM, मतलब ये कोई मशीन का नाम है, 30 लाख। HEMM आर डायरेक्टली यूज्ड इन प्रोडक्शन। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर कार यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस 66,000। रिम्बर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट फॉर द कार, मतलब देखो ऑफिस से एम्प्लॉय लोगों को क्या दिया जाता है, कार दिया जाता है, तो उसका जो डीजल का खर्चा होता है वो रिम्बर्स कर दिया जाता है वो खर्चा। तो रिम्बर्समेंट कॉस्ट ऑफ डीजल फॉर द कार 22,000, मतलब एम्प्लॉय लोग ऑफिस का जो गाड़ी यूज करते हैं उस पे जो तेल लगता है उसका खर्चा, डीजल लग रहा है उसका खर्चा कौन देता है, कंपनी देती है, जिसका खर्चा आ रहा है 22,000। द हायरिंग ऑफ कार attracts GST अंडर RCM एट द रेट ऑफ 5% विदाउट क्रेडिट। बोल रहा है कि जीएसटी लगेगा और इस जीएसटी का कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं है। किस पे लगेगा, हायरिंग चार्जेस जो कार का है उस पे कितना परसेंट, 5%, मतलब इस पे 5% लगेगा इस पे। फिर बोल रहा है यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट पेड फॉर वेइंग ब्रिज, इसका ये 12,000 है। मतलब जैसे वेइंग ब्रिज का मतलब होता है कि जहां पर चीजों को तोला जाता है, मतलब वेट मशीन जो होता है जहां पर, मतलब ये छोटा मोटा वेट मशीन नहीं, मतलब ऐसा वेट मशीन जहां पर ट्रक जो है ट्रक का वेट हो जाता है, मतलब एक ऐसा बड़ा सा जो है ऐसा रहता है ऐसा, ठीक है, ऐसे बड़ा सा जो है एक हार्ड चीज रहेगा जहां पर एक ट्रक भी चढ़ सकता है। तो पहले ट्रक चढ़ जाएगा, उसका वजन लिया जाएगा कि कितना है, फिर उसमें सामान चढ़ा के ट्रक का वजन लिया जाएगा, तब पता चलेगा माइनस करने के बाद। जैसे मान लो ट्रक का वजन हुआ X किलो, अब सामान देने के बाद ट्रक का वजन हो गया Y किलो, ठीक है। तो इसका मतलब कितना किलो का सामान दिया गया, तो Y माइनस X करने से पता चल जाएगा। तो इस तरीके से, तो ऐसे बड़े बड़े वजन यहाँ पर किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं वेइंग ब्रिज, ठीक है। तो इसके लिए मेंटेनेंस का खर्चा 12,000। AMC मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ CCTV इंस्टॉल्ड एट वेइंग ब्रिज यूज्ड फॉर वेइंग ऑफ फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच। बोल रहा है एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो है CCTV इंस्टॉल किया गया है, जो जहां पर चीज तोला जाता है वहां पर एक CCTV लगाया गया है, तो उसका खर्चा इन फैक्ट्री प्रीमाइसेस में भी लगाया गया है, उसका एनुअल मेंटेनेंस खर्चा है 8,000 एंड 18,000 पर मंथ रेस्पेक्टिवली। TA एंड DA एंड होटल बिल पेड फॉर सेल्स मैनेजर इतना है। द कंपनी हैज 1800 एम्प्लॉइज वर्क फॉर 26 डेज इन ए मंथ। कंपनी का 1800 एम्प्लॉय है जो काम करते हैं 26 दिन एक महीने के लिए। हम लोग को क्या कैलकुलेट करने बोला है, प्राइम कॉस्ट, टोटल एंड व्हाट इज द टोटल एंड पर शिफ्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, or what is the value of administrative cost incurred during the last month, what is the value of selling and distribution cost and total cost of sales, what is the value of EMS and OMS for the last month। ये 5 क्वेश्चन हम लोग को पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि प्राइम कॉस्ट क्या होगा। तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए देखो, ये क्योंकि MCQ पैटर्न का है तो हम उतना डिटेल्स में नहीं लिख रहे, छोटा ऐसे जस्ट लिख के दिखा देते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। तो प्राइम कॉस्ट क्या आ जाएगा, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, यहाँ से खर्चा स्टार्ट है। रॉ मटेरियल कंज्यूम 50 लाख, ये तो डायरेक्ट मटेरियल का ही पार्ट होता है। फिर इसके बाद दिया हुआ है पावर कंज्यूम। अब ये रहा पावर का बात। अब जैसे कि मैंने लिखवाया कि कुछ ना बोले तो पावर को हमें फिक्स्ड मानना चाहिए, सॉरी फिक्स्ड बोल रहे हैं, जो है डायरेक्ट मानना चाहिए। तो पावर कंज्यूम्ड, तो कितना रुपए का पावर कंज्यूम हो रहा है, 13,000 किलोवाट आवर एट द रेट ऑफ 8 पर किलोवाट आवर। तो 13,000 इंटू 8 कितना आ रहा है, 9 या 10 आ रहा है, मतलब 1,04,000 की 94,000, 10 हो रहा है ना।
अच्छा, फिर इसके बाद डीजल कंज्यूम 2000 लीटर्स एट द रेट ऑफ 93 पर लीटर टू रन पावर जनरेटर यूज्ड एज ऑल्टरनेटिव और बैकअप फॉर पावर कट। पावर कट होने से जनरेटर का यूज किया जाए, इसलिए ये जो है जनरेटर में जो तेल का डीजल का खर्चा होता है वो कुछ इतना है। तो पावर को अगर डायरेक्ट मान रहे, पावर को बचाने के लिए जो भी खर्चा है उसे भी डायरेक्ट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डीजल कॉस्ट। तो डीजल कॉस्ट में आ जाएगा हम लोग का 2000 लीटर का डीजल यूज होगा 93 पर लीटर करके। ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद वेजेस एंड सैलरी, ग्रेचुइटी एंड लीव। तो वेजेस एंड सैलरी, ग्रेचुइटी, ये सब वर्कर का रिलेटेड खर्चा है। ग्रेचुइटी एंड लीव 6,40,000, 64,20,000। इसके बाद है हायरिंग चार्जेस पेड फॉर HEMM आर डायरेक्टली यूज्ड इन प्रोडक्शन। मतलब ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होगा, क्योंकि हायर चार्जेस नॉर्मली डायरेक्ट मानने के लिए मैंने बोला, और वैसे भी बोल दिया है कि इसी प्रोडक्शन के लिए ये मशीन को भाड़े पे लाया गया है। तो 30 लाख यहाँ पर आ जाए हायरिंग चार्ज, 30 लाख यहाँ से। और रिम्बर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट, ये जो है ये हम लोग का हायरिंग चार्जेस फॉर कार का है। तो कार का हायरिंग चार्जेस ऑफिशियल पर्पस के लिए, तो ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन। रिम्बर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट फॉर द कार, तो ये ऑफिस में यूज होने वाले कार का बात बोल रहा है, तो ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में जाएगा। अब ये हायरिंग चार्जेस पे हम लोग का GST लगेगा, तो ये दोनों पे ऐड हो जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर वेइंग ब्रिज, ठीक है, तो ये भी हम लोग का मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वेइंग ब्रिज के ऊपर, ये हम लोग का चला जाएगा यूज फॉर वेइंग ऑफ फाइनल गुड्स। ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, क्योंकि देखो ये कब इस मशीन में वजन किया जाता है, जब गुड्स डिस्पैच के लिए निकलता है। तो इसका मतलब ये हम लोग का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाना चाहिए, ठीक है। और ये वाला दिख रहा है जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, और कॉस्ट ऑफ CCTV इंस्टॉल एंड वेट ब्रिज, जो दिया हुआ है 8,000 और 18,000। इसमें से ये जो 8,000 वाला खर्चा ये हम लोग का सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जाएगा, और ये जो 18,000 वाला खर्चा है ये हम लोग का चला जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें क्या बोला है कि ये बोल रहा है कि एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ CCTV इंस्टॉल्ड एट वेट ब्रिज यूज्ड फॉर वेइंग ऑफ द फाइनल गुड्स एट द टाइम ऑफ डिस्पैच एंड फैक्ट्री प्रीमाइसेस। तो फैक्ट्री प्रीमाइसेस में जो लगा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, और जो वहीं पर लगा हुआ है वेट जहां पर हो रहा है, तो ये हम लोगों का वेट जब हो रहा है गुड्स डिस्पैच हो रहा है, तो ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। उसके बाद होटल बिल फॉर सेल्स मैनेजर, ये आ जा रहा है, ये हम लोग का जो है प्राइम कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा। होटल बिल्स फॉर सेल्स मैनेजर ये सेलिंग का पार्ट हो जाएगा, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो लिखा है ये हम लोग का प्राइम कॉस्ट आएगा, जिसमें से ये वाला हम लोग बोल सकते हैं ये जो है डायरेक्ट वेजेस का पार्ट है, ये भी डायरेक्ट वेजेस का पार्ट है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्योंकि मैंने उतने सीक्वेंस में नहीं लिखा है, जैसा मुझे आंसर मिला मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये हो गया। अब इसका टोटल करके देखो कि हमारा प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है, कौन से ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। टोटल देखो तो कितना आ रहा है। वन करोड़ 53 लाख 5, 1 करोड़ 53 लाख 50,000। 1,53,50,000। मेरा गलत हो गया क्या? आंसर तो है शायद ये वाला। आ, मुझे याद तो नहीं आ रहा है कौन सा है, बट ये 7, ये सभी में तो 7 7 ही दिया है। वो तो हम देख लेंगे आंसर क्या है, बट इसमें से कोई एक आंसर होना चाहिए ना। एडिशन गलत हो गया मेरा। ये वाला आंसर है 787 ये।
1 करोड़ आ रहा है, यहाँ पर आंसर है 7 करोड़ 87। अच्छा, एक सेकंड देखते हैं मैंने क्या गलत कर दिया। 56 लाख 40, 64 लाख 20, 1 लाख 4, 1 लाख 86 और 30 लाख। सेम ही तो लिखा है, बट इनका ऐड करके आ रहा है इतना, तो हम लोग कैसे अलग कैसे आ सकता है। फिर से एक बार चेक करते हैं। 50 लाख मैंने वैल्यूज सही लिखे, 50 लाख, 6 लाख 40, 64,000। अच्छा अच्छा, ये 64 लाख 20 नहीं है, ये गलत लिख दिया, ये 64,000 है। 64 नहीं, 64 लाख 20,000। अच्छा, गलत मैंने कहीं और लिखा है, ये वाला 6 लाख 40 नहीं है, ये है 6 लाख 40, 64 लाख है। 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6। अब ठीक करो तो जो भी आया था उसमें से ये वैल्यू माइनस करके अब ऐड करके देखो। वेजेस एंड सैलरी मैंने गलत लिखा था, वेजेस एंड सैलरी है इतना, 6 करोड़ 40 लाख, वो गलत लिखा था। अब देखो तो कितना आता है। 2,11,010, 2 lakh 2 crore 11 lakh 10,000। 7 करोड़ 87,000 इतना आना चाहिए, देखो तो। हाँ मैम मास्टर। अस्से ना, ये अब इतना आ जाएगा, वो गलत था इसलिए नहीं आ रहा था, इतना आ जाना चाहिए, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ये वाला हो गया 7 करोड़ 87 लाख 10,000, ये डी हो जाएगा। ठीक है, ये डी। एडिशन कुछ गलत हो रहा है, ठीक करने से ही पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर बोला है व्हाट इज द टोटल एंड पर शिफ्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर लास्ट मंथ। लास्ट मंथ में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो टोटल में कितना है और पर शिफ्ट कितना है। तो पहले टोटल निकालते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आ गया प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के साथ हम लोग ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग का एक ही खर्चा था पूरे जगह पे, अभी मैंने पूरा पढ़ के बताया ना कौन सा खर्चा कहाँ होगा। ये देखो, ये 18,000 वाला, ये 18,000 हम लोग का फैक्ट्री ओवरहेड बोला है, तो ये लिख लेते हैं 18,000। तो ऐड करने से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है, और बाकी सब खर्चा मैंने पढ़ के बताया, एक भी फैक्ट्री रिलेटेड खर्चा नहीं था। तो कितना आया, 7 करोड़ 87 लाख 28,000, ये हम लोग का आ गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल। अब हमें पर मैन शिफ्ट निकालना है। ठीक है, ये वाला हम लोग का आंसर आ रहा है 7,87,28,000। 7,87,28,000 मतलब 7 लाख। अब सी या डी में से कोई एक होगा, अब डिपेंड करता है कि सी होगा कि डी, वो ये वाले आंसर पे डिपेंड करता है। मतलब पर मैन शिफ्ट खर्चा कितना हो रहा है, तो एक दिन में कितना मैन शिफ्ट काम होता है वो हमें निकालना चाहिए। तो देखो, द कंपनी हैज 1,800 एम्प्लॉय वर्क फॉर 26 डेज इन ए मंथ। तो इसका मतलब एक महीने में कितने शिफ्ट हो सकते हैं, बोलो। मैन शिफ्ट फॉर 1 मंथ कितना हो सकता है। अगर हमारे टोटल 1,800 वर्कर काम करते हैं जो एक दिन में एक महीने में 26 दिन काम करते हैं, तो एक एक दिन में एक शिफ्ट, तो 26 दिन में कितना शिफ्ट होगा एक वर्कर का, जितना 1,800 का कितना होगा, 1,800 इंटू 26, तो कितना मैन शिफ्ट हो जाएगा, इतना नंबर ऑफ मैन शिफ्ट। कितना हो गए, 46,800। 46,800 मैन शिफ्ट एक महीने में काम होगा। ये तो हम लोग का जो बन रहा है ये 1 मंथ का ही बन रहा है। अब हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि पर मैन शिफ्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर मैन शिफ्ट, तो इससे डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ मैन शिफ्ट से। तो 787,28 डिवाइडेड बाई 46,800, देखो कितना।
1682.2 1682.2 रुपीज इतना मैन सेट। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन के साथ हमारा जा रहा है क्वेश्चन। आंसर 168.22 मतलब ये वाला हो जाएगा सी। ये वाला आंसर हम लोग का सी होगा। अच्छा, फिर इसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। हम लोग को एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा निकालने के लिए बोला, ठीक है निकाल लेते हैं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या खर्चा आएगा वो सब टोटल करके हम लोग को लिखना। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम ये सब तो डायरेक्ट में आ गया। हायरिंग चार्जेस पेड फॉर कार्स फॉर ऑफिशियल पर्पस ये आ जाएगा 66,000, बट इस पे जीएसटी लगेगा। तो हायर चार्जेस फॉर कार इंक्लूडिंग जीएसटी, हायर चार्जेस फॉर कार इंक्लूडिंग जीएसटी 66,000 पे 5% कितना हो जाएगा। 66,000 प्लस 66,000 इंटू 5%, देख लो कितना होगा। 69,300 69,300। अच्छा, फिर इसी कार को यूज जो एम्प्लॉय कर रहे हैं उनको जो डीजल का कॉस्ट पड़ता है वो कंपनी खुद रिम्बर्स करती है। तो कंपनी का खर्चा 22,000, बट इस पे भी क्योंकि हायरिंग का पूरा ही खर्चा अट्रैक्ट करता है जीएसटी 5%, तो 22,000 पे 5% रिम्बर्समेंट ऑफ डीजल कॉस्ट 22,000 का 5%, देख लो कितना होगा। $23,100 23,100। अच्छा, और देखिए और है हम लोग का ये वाला तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाला हो जाएगा 8,000। मेंटेनेंस कॉस्ट ये भी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। टीएडीए फॉर सेल्स मैनेजर ये आ जाएगा 36,000। नहीं, ये तो सेल्स वाले में आएगा, यहाँ क्यों आएगा, ये सेल्स मैनेजर है बस, हो गया। तो ये यही होगा और कुछ नहीं। ये तो सेल्स वाला है, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये दोनों का ऐड करने से जितना आएगा 92,400। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ। ए, ऑप्शन ए, क्वेश्चन 3 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितना हो जाएगा। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा ऐड करने से पता चलेगा। ये वाला हो जाएगा 12,000, 8,000, 36,000। 12,000 हम और लिख नहीं रहे, 12,000, 8,000 और 36,000 ऐड कर लो कितना हो रहा है। हम नाम और नहीं लिख रहे अलग अलग, ये तीन होगा, तीनों लिख दिया ऐड करके तो 56 आ रहा है। 8 और 12 20, 20 और 36 56,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा 56,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हम लोग का आ गया है 56,000, लेकिन उसके साथ और एक आंसर होगा तभी हम लोग ऑप्शन आइडेंटिफाई कर पाएंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स अब निकालना है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आएगा। प्राइम कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन वाला ऐड करेंगे। प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। अब इसमें हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन वाला जोड़ लेते हैं 92,400, तो 7,87,27,28, 7,87,28 प्लस 92,400 एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 56,000, देखो तो कितना आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये सब ऐड करने से ही तो आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स।
7,88,76,400. तो ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखते 7,88,76,000, मतलब ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। फोर्थ वाला हो गया ऑप्शन बी। अच्छा लास्ट फिफ्थ, इसमें बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएमएस एंड ओएमएस फॉर द लास्ट मंथ। ईएमएस और ओएमएस फॉर द लास्ट मंथ कितना होगा ये हम लोग को बताना। तो ईएमएस और ओएमएस का मतलब है अर्निंग पर मैन शिफ्ट और आउटपुट पर मैन शिफ्ट। ठीक है, ये ऊपर बताया था शॉर्ट फॉर्म। अर्निंग पर मैन शिफ्ट और आउटपुट पर मैन शिफ्ट ये कितना है ये हम लोग को बताना है। ठीक है, निकालते हैं ईएमएस और ओएमएस। ईएमएस, तो ईएमएस कितना हो जाएगा, तो जितना अर्निंग है टोटल डिवाइडेड बाय जितने सारे मैन शिफ्ट है, तो वो हो जाएगा। मैन शिफ्ट हो गया 46,000, यहाँ पर हम लोगों ने निकाला हुआ था 46,800, ये मैन शिफ्ट हो जाएगा। और अर्निंग हो जाएगा, अर्निंग कितना होगा, एक मिनट, कैसे निकालना है हम लोग को, वर्कर का अर्निंग के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि वर्कर का तो अर्निंग पर मैन शिफ्ट आएगा। तो वर्कर का अर्निंग कितना है, ये दो डायरेक्ट वेजेस को टोटल करने से, मतलब ये कितना था 64 लाख, या कितना था प्लस 64,200, ये दोनों ऐड करने से अर्निंग फॉर वर्कर आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई जितने शिफ्ट है उससे करने से पता चल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं, ऐसे होगा 640, ये वाला है एक वर्कर का अर्निंग और एक है ये वाला। ये दोनों डिवाइडेड बाय जितने सारे शिफ्ट के ऊपर इतना पैसा दिया जाता है। तो नंबर ऑफ शिफ्ट हम लोग पहले निकाल चुके 46,800। अब देखो कितना आता है, अर्निंग पर मैन शिफ्ट आ जाएगा। सेवन जीरो फोर 20,000। 1504.70 ये आ रहा है अर्निंग पर मैन शिफ्ट। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं। 150470, हाँ ये आ रहा है 150470। ऐसा दो ऑप्शन है, अब इसमें भी चूज करने के लिए हमें बाकी पॉइंट करना पड़ेगा। ओएमएस आउटपुट पर मैन शिफ्ट, आउटपुट पर मैन शिफ्ट ये निकालना पड़ेगा। तो मैन शिफ्ट तो वही है 46,800। आउटपुट कितना है 2 लाख, कितना आउटपुट हुआ था ना इन्होंने इस मंथ में जितना आउटपुट किया था, जब हमें मेल किया है तब ये भी बताया है लास्ट मंथ के लिए 2,34,000 इतने आउटपुट है। और इतने सारे शिफ्ट में इतने आउटपुट हुए हैं, तो फिर आउटपुट पर मैन शिफ्ट कितना होगा डिवाइड करके देखना पड़ेगा। देखो कितना होता है, 4.814 ऐसा आ रहा है। 5 आ रहा है। 5 आ रहा है या अप्रोक्सीमेट करके 5 आ रहा है, मतलब 5.5 टन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आंसर है। ठीक है, तो ये भी हम लोग का जो है एमसीक्यू बेसिस था, ये भी हो गया। एक बार हम चेक करते हैं मेरा जो भी आंसर है वो ठीक है। पहले का डी, फिर सी, फिर ए, फिर बी और ए। हाँ ठीक था। तो ऐसा हमें दे ही सकता है छोटा मोटा क्वेश्चन जिससे हमें फाइंड आउट करके करना पड़ेगा।
तो कॉस्ट शीट हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है जॉब और बैच स्टार्ट करेंगे, जो कि छोटा छोटा क्वेश्चन होता है और उसमें भी हमें ये सेम चीज ही पढ़ना पड़ता है, कॉस्ट शीट ही करना पड़ता है। आज हम नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, ये नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। ठीक है, फिर आज इतना ही। थैंक यू। मैम हाँ मैम ये वाला केस स्टडी वाला क्वेश्चन था ना? हाँ ठीक है, थैंक यू मैम, बाय मैम। ठीक है, बाय।